स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कल जो आपका वीकली टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, कल जो आपका वीकली टेस्ट होगा क्लास 11 जियोग्राफी का, उसका दोस्तों लोग जो वीकली टेस्ट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से आप जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को पहले बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए आप सभी का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा है कि सर 2024 में 10 और 12 का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो क्या क्लास 11 का भी एग्जाम पैटर्न चेंज होगा? अगर दोस्तों इस पर आप फाइनली वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास 11 के एग्जाम पैटर्न से संबंधित वीडियो चाहते हैं कि नहीं। दोस्तों मैं वीडियो लाऊंगा उसमें दोस्तों सारा चीज आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका कैसा एग्जाम होगा, कितना सब्जेक्ट, कितना प्रश्न का एग्जाम होगा, कितना सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, कैसे आपको एग्जाम का नंबर मिलेगा, कितना नंबर का पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है, अगर जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11 जियोग्राफी का, जो कि आपका कल का वीकली टेस्ट के लिए हम लोग क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फटाफट से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्लास 11 जियोग्राफी में सबसे पहले आपको सेक्शन ए मिलता है। ठीक है, सेक्शन ए कहने का मतलब है सारा प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि वीकली टेस्ट में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न है। और इस पे भी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, सर वीकली टेस्ट में दोनों तरह का पैटर्न है, क्या एग्जाम में कैसा पैटर्न रहेगा? फाइनली आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बताइएगा आप। तो हम लोग फाइनली सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव को, जो कि आपका 20 नंबर का एमसीक्यू रहने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों कहता है क्लास 11 जियोग्राफी वीकली टेस्ट के लिए। ठीक है, क्या कहता है? मालाबार तट स्थित है, तो मालाबार तट कहाँ स्थित है? मालाबार तट कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपका गोवा व कन्याकुमारी के मध्य में, गोवा और कन्याकुमारी के मध्य में दोस्तों क्या स्थित है? तो मालाबार तट स्थित है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 2 नंबर आपसे पूछा है किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? झील का नाम है दोस्तों लोकताक। तो लोकताक झील कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में? जो कि आपका भारत का एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों आपका लोकताक झील स्थित है। ठीक है, और मणिपुर आपका जो है राज्य हो गया। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर कहता है नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो नंदा देवी चोटी किसका भाग है? ठीक है, कि ऑप्शन देखिए सारा का सारा भाग दे रहा है, तो भाग है किसका भाग है? तो नन्ना देवी चोटी जो आपका दोस्तों ये कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कुमाऊं हिमालय का भाग है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 4 नंबर आपसे पूछा भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं, जो पूरब का घाट है इधर वाला, ठीक है, और पश्चिम का घाट है इधर वाला, तो ये मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका जो राइट आंसर है कौन से पहाड़ पे मिलता है? ठीक है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। जो भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी जो घाट है आपका जो है नीलगिरी पर्वत पर मिलता है, यानी कि पहाड़ पे मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 5 नंबर का था डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा। ठीक है, इसके बारे में आप भूगोल में दोस्तों अगर मैप पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें सारा आपको ये सभी चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्थलाकृति से संबंधित सारा प्रश्न है तो आपको पता होगा। तो डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो ये दोस्तों आपका नीलगिरी में स्थित है। ठीक है, डोडा बेटा दोस्तों आपका जो नीलगिरी पहाड़ी का एक श्रृंखला है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए 6 नंबर कहता है अरावली का सर्वोच्च शिखर है। अरावली का सर्वोच्च शिखर यानी कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? अरावली पर्वत अगर आप सुने हो दोस्तों नाम, तो उसका सबसे ऊंचा शिखर है जिसका नाम है डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा दोस्तों अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर दोस्तों बोलता है लटकाटी घाट निर्मित है। तो लटकाटी घाट दोस्तों कहाँ निर्मित है? तो ये दोस्तों आपका हिमाजती, ठीक है, हिमाजतीत क्षेत्र में, हिमाजतीत क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 8 नंबर दोस्तों पूछा गया है कि रांची हजारीबाग तथा गया जिले किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? झारखंड का कुछ जिला जिसका नाम है रांची, हजारीबाग और आपका जो गया, ये गया जो आपका झारखंड का जिला नहीं है, फिर भी ये सारे जो जिला जो भारत में आते हैं, तो ये दोस्तों किस पठार के अंतर्गत आते हैं? तो झारखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है जिसका नाम है प्रचलित पठार, जिसका नाम कहता है छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार पे रांची, हजारीबाग, गया जिले जो स्थित है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है हिमाचल के पाद, ठीक है, हिमाचल के पाद, ठीक है, प्रदेश के रूप में
किससे जाना जाता है? हिमाचल के ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो शिवालिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए हिमाचल के इसका नाम यहाँ दूसरा कुछ होगा। ठीक है, हम आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर कहता है हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ क्या था? जब हिमालय नहीं बना था दोस्तों, आपको पता हिमालय पर्वत कब कैसे बना है और क्यों बना है आपको पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हिमालय जो पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो तेथिस सागर से हुआ। ठीक है, तेथिस सागर से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों आपका 10 का 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त की। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। जितना दोस्तों को जरूर से कीजिएगा और जो पूछे थे शुरू में उसको नीचे करके कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, सब्जेक्टिव, अब यही बच्चों का कमेंट आता है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, दोनों है, तो कैसा पैटर्न होगा, ओमआर सीट पे होगा कि नहीं होगा? ये अब तो 10-12 का हटा दिया। ठीक है, ओमआर सीट वाला दोस्तों नियम जो है क्लास 10th और 12 का हटा दिया है कि 10 और 12 में ओमआर सीट अब नहीं चलेगा। अब आप भी जो 12 में जाएंगे तो आपका हो सकता है ओमआर सीट नहीं चले। ठीक है, और 11 में चलेगा कि नहीं, इस पे अब भी वीडियो आने वाला है। तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करने साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर का आता है जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। सेक्शन भी 2-2-4 यानी कि 2-2 नंबर का प्रश्न कहता है करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? एक दोस्तों करेवा टाइप का भू आकृति वो कहाँ पाया जाता है? तो करेवा भू आकृति हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, चलिए जो कि तेथिस सागर से बना है। 12 नंबर कहता है सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य में से हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत है? तो सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य में से हिमालय का पंजाब हिमालय भाग स्थित है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो सेक्शन सी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 यानी कि 3 नंबर 6 नंबर का प्रश्न रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 13 नंबर आपसे पूछा है भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठंडा मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल है लेकिन ठंडा मरुस्थल है, और इस क्षेत्र की मुख्य श्रेणियों के नाम बताएं। देखिए जो कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग है वह वृहत हिमालय और कराकोरम श्रेणी के बीच स्थित है, और जो एक ठंडा मरुस्थल। अब आपको पता है कश्मीर में कितना बर्फ गिरता है और बर्फ गिरने के कारण वो मरुस्थल बने, मरुस्थल के कारण वो ठंडा मरुस्थल में आता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है यदि एक ऐसी व्यक्ति जो लक्षद्वीप जाना चाहता हो, लक्षद्वीप जो कि चारों समुद्र से घिरा होता है, ठीक है, और जाना चाहता हुआ कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा? तटीय मैदान से होकर जाएगा, बिना तटीय मैदान से नहीं जा सकता। अगर आप भी लक्षद्वीप जाना चाहते हो तो एक बार इसको देख लीजिए, उसका बाद जाइएगा। ठीक है, लिखिएगा व्यक्ति पश्चिमी तटीय मैदान से होकर ठीक है होकर जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है जो इस तट से सबसे कम दूरी पर है। इस लक्षद्वीप आपका लक्षद्वीप तक पहुंचने में कम समय लगेगा। और लक्षद्वीप दोस्तों, लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और आपको अगर लक्षद्वीप कभी भी जाना होगा तो पश्चिमी तट से जाइएगा, ताकि वहां पर, क्योंकि जो लक्षद्वीप है ये आपका अरब सागर में स्थित है, और अरब सागर में स्थित है तो जहां से पश्चिमी तटीय से आपको कम रास्ता दूरी तय करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप लक्षद्वीप आसान से पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते सेक्शन डी। सेक्शन डी में 2 प्रश्न पूछेगा 15-16 15-16 5-5 नंबर का। ठीक है, तो कहता पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है? तो पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा आकर के क्यों नहीं है? लेकिन हम पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण तथा उसमें सीधी ढाल है, सीधी ढाल होने के कारण, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, सीधा ढाल है, और इस तटीय मैदान में नदियां एक हिस्से से तेजी से बहती है और इसके कारण डेल्टाओं का निर्माण नहीं होता। अगर वहां पर दोस्तों सीधा नहीं होता, उबड़ खाबड़ इस प्रकार से, तो डेल्टा का निर्माण हो सकता है, लेकिन वहां पर सीधा अगर पानी जाए तो जाए कहां? तो ये जहां से नदी आता है उस तुरंत वहां से सरक जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है यदि आप बद्रीनाथ से सुंदरबन डेल्टा तक गंगा नदी के साथ साथ चलते हैं तो आपके रास्ते में कौन से मुख्य स्थलाकृतियां आएगी? चलिए हम लोग देखते हैं। बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, फिर सुंदरबन डेल्टा लिखना है। बद्रीनाथ नदी के किनारे पर स्थित है, बद्रीनाथ जो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। सुंदरबन डेल्टा बंगाल खाड़ी की गंगा में और गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है, और जो कि सुंदरबन डेल्टा है बहुत बड़ा डेल्टा है। ठीक है, यदि हम बद्रीनाथ से सुंदरबन डेल्टा तक गंगा नदी के साथ साथ चलते हैं तो रास्ते में कई मुख्य स्थलाकृतियां आगे, जैसे ही हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो गौज, वी आकार का घाटिया, ठीक है, क्षिप्रकाय व जल प्राप्त आएंगे। हम उन जगहों को भी देखेंगे और सहायक नदियां मुख्य नदी गंगा से मिलती है। कुछ समय बाद हम जो है उत्तरी भाग के मैदान में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ हमें जो क्या होता है अवतरणीय और निपेक्षण कृतियां, जैसे कि
बालू, रोदिका, विसर्प, गोकुर झील और आपका गोमफित नदियां दिखाई देंगी। आखिरकार हम अपने गंतव्य दशाओं और दलदलीय क्षेत्र तक पहुंचेंगे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हमें सुंदरबन डेल्टाओं और बद्रीनाथ में जाने में सहायता करती है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11 ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व किया। जो पूछे थे क्वेश्चन उसका जवाब नीचे कमेंट करके सभी विद्यार्थी आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।